हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट में इजरायल और उसके दुश्मनों के बीच बढ़ते तनाव की। सबसे पहले जानते हैं हाल ही की घटनाओं के बारे में जो रीसेंट इवेंट्स हुए हैं। 10 सितंबर 2025 को इजरायल ने यमन की राजधानी सना और अल जाफ इलाके पर हवाई हमला किया था। हूती विद्रोहियों के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इन हमलों में कम से कम 35 लोग मारे गए हैं और 130 से ज्यादा घायल हुए हैं। इजरायल का कहना है कि ये हमले हूती के मिलिट्री टारगेट्स पर थे, लेकिन हूतियों का दावा है कि सिर्फ सिविलियंस वाली जगहों को ही निशाना बनाया गया है। ये हमला इसलिए हुआ क्योंकि 3 सितंबर को हूतियों ने इजरायल के तेल अवीव पर फिलिस्तीन 2 के और जुल्फिकार जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए थे। हूती प्रवक्ता याह्या सारी ने कहा है कि उनके हमलों से हजारों इजरायली जो थे वो डर के मारे छिप गए थे और एयर ट्रैफिक बंद हो गया था। एक दिन पहले यानी 9 सितंबर 2025 को इजरायल ने कतर की राजधानी दोहा पर भी हमला किया था। ये हमला हमास की लीडरशिप पर था, जिसमें कम से कम 6 लोग मारे गए थे। कतर ने इसे अपनी संप्रभुता यानी अपनी सोवरेनिटी पर हमला बताया था और कहा था कि ये इजरायल स्टेट टेररिज्म कर रहा है। कतर, जो गजा में पीस टॉक्स का मीडिएटर रहा है, अब खुद निशाने पर आ गया है। इसके बाद कतर ने अरब इस्लामिक समिट की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जो रविवार और सोमवार को दोहा में होगी। इस कतर हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत भी की। एक्सियोस न्यूज के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू को यह चेतावनी दी कि कतर पर दोबारा हमला ना करे, ये अनएक्सेप्टेबल है। ट्रंप के एडवाइजर्स को लगता है कि यह हमला गजा में सीज़फायर डील को बर्बाद कर सकता है, लेकिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल टेररिस्ट को कहीं भी नहीं छोड़ेगा, चाहे वो कतर में हो या कोई और कंट्री हो। उन्होंने कतर और दूसरे देशों को वार्निंग भी दी कि टेररिस्ट को बाहर निकालो या कानून के हवाले करो, वरना हम खुद करेंगे। कतर पर हमले के बाद तुर्की की सेना हाई अलर्ट पर आ गई है। तुर्की के फाइटर जेट्स ने दियाबाकिर और माल्टा एयरपोर्ट से उड़ानें भरी हैं। राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने अपने सभी आर्म्ड फोर्सेस को अलर्ट कर दिया है। तुर्की एयरफोर्स दिन रात गश्त कर रही है, खासकर सीरिया और इराक के बॉर्डर पर। तुर्की ने एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम भी डिप्लॉय कर दिया है। एर्दोगन को लगता है कि नेतन्याहू का अगला टारगेट अकारा हो सकता है, क्योंकि तुर्की में हमास की लीडरशिप को शेल्टर मिला हुआ है। अमेरिका और इजरायल ने तुर्की के कई एनजीओ पर हमास की फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी लगाए हैं। एर्दोगन इजरायल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन भी बताते हैं। ईरान ने भी कतर हमले की निंदा की है और इजरायल को धमकी भी दी है। ईरान की लीडरशिप ने कहा है कि अगर दोबारा हमला हुआ तो इजरायल की पूरी तबाही होगी। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई ने यह कहा है कि पूरी दुनिया को इजरायल से रिलेशंस तोड़ लेने चाहिए, क्योंकि गजा में जो बमबारी हो रही है उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने मुस्लिम देशों से ये अपील भी की है कि इजरायल से इकोनॉमिकल और डिप्लोमेटिक जो टाइज हैं वो काट दो, उसे आइसोलेट कर दो। ये जो अरब कंट्रीज है वो ये सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सभी को ये दलीलें दे रहे हैं कि जो इजरायल है वो रीजनल टेररिज्म कर रहा है। उन्होंने मुस्लिम देशों से अपील की है कि इजरायल से इकोनॉमिकल और डिप्लोमेटिक टाइज काट दो, उससे आइसोलेट कर दो। ईरान दावा कर रहा है कि जून 2025 के 12 डे वॉर में उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज ही नहीं की है, ना नेवी डिप्लॉय की, ना ही IRGC की कुछ फोर्स का इस्तेमाल किया। अगर फिर से वॉर हुई, अगर फिर से जंग हुई, तो तेल अवीव और हाइफा बुरी तरह से इम्पैक्ट होंगे। अब थोड़ा इसका बैकग्राउंड समझते हैं। ये तनाव अक्टूबर 2023 में हमास के हमले से शुरू हुआ था, जो पूरे रीजन में फैल गया है। हूतियों ने रेड सी में शिप्स पर अटैक किए, हिजबुल्लाह ने लेबनान से रॉकेट्स फायर किए और ईरान ने ड्रोन्स और मिसाइल भेजे। इजरायल ने हर तरफ रिस्पांस दिया। 28 अगस्त 2025 को इजरायल ने यमन में हूती की टॉप लीडरशिप को टारगेट किया है। वो हमले इतने ज्यादा हैवी थे कि गजा की बमबारी से भी ज्यादा वो लोगों को लगे हैं। इजरायल ने यमन को वार्निंग दी कि अगली बार पूरा देश प्रभावित होगा। इजरायल ने अपनी इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग किया है। एक नया सर्विलेंस सैटेलाइट लॉन्च किया है जो पूरे वेस्टर्न एशिया पर नजर रखेगा। इजरायल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कॉटेज ने कहा है कि अब हर एनिमी पर क्लोज वॉच रहेगी, यानी वो करीब से उन्हें देखते रहेंगे, उन पर नजर रखेंगे कि वो क्या कदम उठा रहे हैं। इजरायल के सामने 4 बड़े फ्रंट्स एक्टिव हैं। पहला गजा, जहां नेतन्याहू का प्लान फुल कंट्रोल लेने का है। दूसरा यमन, जहां सना पर अटैक्स के बाद भी हूतियों से बैलिस्टिक मिसाइलें आ रही हैं, हूती बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक कर रहे हैं। और तीसरा है लेबनान, जहां इजरायल चाहता है कि हिजबुल्लाह वेपन सरेंडर कर दे, लेकिन हिजबुल्लाह जंग जारी रखना चाहता है। साउथ लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन फेल हो चुका है और नईम कासिम ने
लेबनान गवर्नमेंट को अल्टीमेटम भी दिया है। चौथा है ईरान, जहां तनाव अपने पीक पर है। दोनों कंट्रीज के बीच टेंशन है वो जो काफी ज्यादा एस्केलेट हो रही है। इजराइल की एयरफोर्स एक्टिव मोड में है। अमेरिका से मिले MK-84 बंकर बस्टर बम से गजा को टारगेट किया जा रहा है। फरवरी में अमेरिका ने 10,000 ऐसे बम दिए थे, 10,000 ऐसे बॉम्ब्स इजराइल को दिए थे, जो जुलाई में 7,000 और दे दिए गए थे, जो वो इजराइल के डिफेंस सिस्टम को और इजराइल की आर्मरी को काफी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। मतलब गजा और बैरूत के बाद ईरान पर भी ऐसे हमले की तैयारी है। इजराइल के एयरबेस पर काम चल रहा है, जो लॉन्ग टर्म वॉर की ओर पॉइंट आउट करता है। इजराइल दुश्मनों से एक जैसा ट्रीटमेंट चाहता है, एक जैसा ट्रीटमेंट करता है, चाहे वो ईरान हो या तुर्की हो। 13 जून 2025 को शुरू हुए वॉर में इजराइल ने ऐसे अटैक से शुरुआत की थी जहां कारों को डिस्ट्रॉय किया गया था। अब इजराइल की प्लानिंग ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट की है। सवाल यह है कि अगला टारगेट कौन होगा, अली खामनेई, प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान या ईरान की मिलिट्री लीडरशिप। ईरान के प्रेसिडेंट पेजेश्कियान ने यह कहा है कि ईरान की अमेरिका और इजराइल ईरान को डिवाइड और डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, लेकिन कोई ईरानी सिटीजन देश को बढ़ते हुए नहीं देखेगा, ना ही सरेंडर करेगा। तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया के मर्डर और लेबनान में पेजर अटैक के बाद खामनेई ने मोसाद की ट्रैकिंग से बचने के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया है। बड़े लीडर्स मोबाइल फोन से दूर रह रहे हैं, लेकिन मोसाद ने उनके बॉडीगार्ड्स और ड्राइवर्स के फोन से लोकेशन ट्रैक की है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी से इजरायली एयरफोर्स को टारगेट्स मिले हैं और ईरान को लॉसेस हुए हैं। 12 डे वॉर में 1100 लोग मारे गए थे, जिसमें से कमांडर्स और साइंटिस्ट शामिल थे। ये कॉन्फ्लिक्ट अब इजराइल और फिलिस्तीन तक नहीं रह गया, बल्कि पूरे रीजन को, पूरे मिडिल ईस्ट को इन्वॉल्व कर रहा है। इजराइल के सामने हमास फ्रंट ओपन है, जहां 22 हॉस्टेजेस अब भी कैप्टिव है। लेबनान फ्रंट है और ईरान में मोसाद ऑपरेशन का रिस्क है। इजराइल ने 7 फ्रंट्स की बात की है। इकोनॉमी पर इंपैक्ट पड़ रहा है, जैसे ऑयल प्राइसेस बढ़ना। क्या ये पीस डील पॉसिबल है? क्या इजराइल मिडिल ईस्ट में कोई पीस डील एस्टेब्लिश कर पाएगा? क्योंकि गजा पर वो 100% कंट्रोल चाहता है, लेकिन जो अमेरिका है और बाकी मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज है वो चाहते हैं कि इजराइल और हमास के बीच एक पीस डील हो जाए, ताकि जो गजा में कंटिन्यू बॉम्बिंग हो रही है, गजा में जो क्राइसिस चल रहे हैं वो खत्म हो, और साथ ही जो इजरायली हॉस्टेजेस जो है वो भी वापस आ पाए। लेकिन अभी जो हालात हैं उससे मिडिल ईस्ट में टेंशन लगातार एस्केलेट ही होती जा रही है और कोई भी पीस डील का अभी जरिया सामने नहीं दिख रहा है। ट्रंप ने कहा था कि वो मिडिल ईस्ट में पीस लाएंगे, लेकिन अब उनके एडवाइजर्स काफी गुस्से में हैं। नेतन्याहू कहते हैं कि हम लड़ेंगे, एर्दोगन कहते हैं कि हम रेडी हैं, अगर कोई जंग होती है, कोई भी अटैक होता है तो हम रेडी हैं। खामनेई कहते हैं कि इजराइल को आइसोलेट करो, और खामनेई ने यह भी कहा है कि जो ईरान है, उन्होंने ये भी कहा है कि जो 12 डे वॉर जून में हुई है उसमें ईरान ने अपनी पूरी कैपेसिटी, पूरी ताकत अभी तक यूज ही नहीं की है, और अगर दोबारा इजराइल अटैक करेगा या फिर किसी तरीके से उन्हें उकसाएगा तो जो तेल अवीव और हाइफा जैसे शहर है इजराइल के, वो खत्म हो जाएंगे। कतर का जो हमला है ये इस पूरे कंडीशन में, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में एक नया टर्न है, क्योंकि कतर मीडिएटर था। ट्रंप की टीम को लगता है कि ये पीस इन्फोर्स को डैमेज कर रहा है, पीस के जो टॉक्स हैं उन्हें ख़त्म कर रहा है और उनको यूजलेस साबित कर रहा है। लेकिन जो नेतन्याहू है उनका कहना है कि टेररिस्ट को कहीं भी शेल्टर नहीं मिलना चाहिए। तुर्की मीडिया कह रही है कि कतर के बाद तुर्की टारगेट पर है। तुर्की ने इजराइल अटैक की कंडेमेशन की और उसे कंडेम किया और कहा कि इजराइल ने टेररिज्म को स्टेट पॉलिसी बना लिया है। ईरान कहता है कि इजराइल अब गल्फ कंट्रीज के लिए बड़ा थ्रेट बन गया है, ईरान से ज्यादा। ईरान अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है और न्यू वेपन्स बना रहा है। ये इशू कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है लगातार। इजराइल की पॉलिसी है एनिमी जहां है उसे वहीं हैंडल करो, लेकिन क्या ये स्टेबिलिटी लाएगी या ज्यादा डिस्ट्रक्शन? इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।